हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा करंट से रिलेटेड है। आज आपके लिए हम करंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका क्रॉनिकल से संबंधित है। क्रॉनिकल से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जब क्रॉनिकल पे मैगजीन पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर ये सारे प्रश्न आप बना देंगे। लेकिन अगर नहीं बनता है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और स्तरीय जो बार बार कहते हैं मैगजीन, वो आपको अनुसरण करना होगा, उनको पढ़ना होगा। तो बहुत सारे ऐसे मैगजीन हैं जिसका पालन कर सकते हैं, और जो मुद्दा होता है कोई ज़रूरी नहीं कि क्रॉनिकल से ही पूछा जाए। तो आप ये मुद्दा कहीं भी पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन बनाइए। अगर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पढ़ाई में थोड़ा सा स्तर में सुधार कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि 2024 में 5 वर्ष के बाद कोई विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। तीसरा है प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए विपक्षी राजनीतिक दल के पास सदन की संख्या का 15% संख्या बल होना चाहिए। उपरोक्त में सत्य कथन का चयन करना है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही सत्य कथन आया तो इसको अंडरलाइन करना है कि हमें सत्य कथन इसमें कौन कौन सा है। देखिए, ऑप्शन है आपका केवल 1, बी में है 1 एवं 2, सी में है 1 एवं 3 और डी में है 1, 2 एवं 3। और आप लोग लगा लिए होंगे। इसका जो सही आंसर है वह है ए। देखिए, अब लोकसभा का 18वीं जो लोकसभा भी हुई है 2024 में, उसके कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। 2024 में 5 वर्ष के बाद नहीं बल्कि 10 वर्षों के बाद कोई विपक्षी नेता बने हैं। ठीक है, और इसके राजनीतिक दल के पास इसके लिए सदन संख्या का 10% चाहिए। तो इस आधार पर अगर देखें तो दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वह गलत है। तो अगर आपके पास सही जो स्टेटमेंट है केवल और केवल ए। आइए इसको व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। व्याख्या भी आप इसका व्याख्या देख लेते हैं। पहला है, देखिए पहला आंसर इसका है ए। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। 10 वर्षों के अंतराल के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है, अर्थात 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में यह पद रिक्त था। विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन में विपक्षी पार्टी को कम से कम 10% सांसद होने चाहिए। राहुल गांधी से पूर्व जो थे अंतिम विपक्ष का नेता सुषमा स्वराज थी, जो 2009 से 2014 के बीच में बनी थी। तो ये आपका व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने हिरासत में मृत्यु, जिसे कस्टोडियल डेथ कहते हैं, के मामले में किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा। और इसका सही आंसर है आपका डी, उड़ीसा। आइए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में मृत्यु के मामले में उड़ीसा सरकार को नोटिस जारी किया है। और यह नोटिस जो जारी किया गया था उसके पीछे मूल कारण था कि जो हिरासत में मृत्यु हो रहे हैं उनके जो परिजन थे, परिजनों को अनुशंसित मुआवजा न दिया जा रहा है। इसी के स्पष्टीकरण को मांग को लेकर यह नोटिस जारी की गई है। ऐसे रिपोर्ट जो आया है NCRB का, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके अनुसार देश में 2017 से 2022 तक लोग टोटल लगभग 660 प्लस हिरासत में मृत्युएं हुई है, जिसमें सबसे अधिक जो संख्या है वह गुजरात का है 80। इसके बाद महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे आता है। तो ये रहा आपके पास कुछ आंकड़े जो भी जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में बिहार सरकार के आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। यह फैसला निम्न में से किस वाद का सहारा लेते हुए दिया गया। ऑप्शन है आपके पास NM थॉमस वाद, बी है इंदिरा साहनी वाद, सी है MR बालाजी वाद और डी है जनहित याचिका। और इसका सही आंसर है बी, इंदिरा साहनी वाद। और ये व्याख्या देख लीजिए। पटना हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में BC, EBC, SC और ST के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने का बिहार सरकार ने फैसला जो लिया था उसको रद्द कर दिया गया। यह फैसला देखेंगे इसके संदर्भ में नवंबर आपको 2023 में बिहार सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी किया गया था, जो जाति आधारित जनगणना के बाद
ये लागू किया गया था। इसमें 50% से अधिक आरक्षण के लिए जनहित याचिका PIL दायर की गई थी इसके विरोध में, और पटना हाईकोर्ट ने इसे इंदिरा साहनी मामले 1992 के हवाला देते हुए आरक्षण को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट का जो तर्क था उसमें कहा गया था कि यह निर्णय जो है सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं होकर बल्कि समुदायों की अनुपातिक आबादी पर आधारित है। तो समुदायों की अनुपातिक आबादी जो है उस पर ये डिपेंड था। दूसरा साथ साथ 10% आर्थिक रूप से जो कमजोर EWS है, अगर उसको मिला दिया जाए तो यह विधेयक के अंदर देखिएगा कि टोटल 75% आरक्षण को कवर किया गया है, जो कहीं ना कहीं असंवैधानिक प्रयास है। तो इसे लेकर पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। यह संस्थान जो है भारत में कहाँ स्थित है? संस्थान है आपका राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, NIIMH। ऑप्शन है आपके पास नई मुंबई, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा, और सही आंसर इसका है हैदराबाद में स्थित है ये। और ये व्याख्या देख लीजिए। देखिएगा WHO ने हैदराबाद स्थित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जो संस्थान है, विरासत संस्थान, इसको पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। और यह जो मान्यता है वो टोटल 4 वर्षों के लिए प्रदान किया गया है। भारत में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में यह तीसरा WHO संस्थान है। इससे पहले 2 और संस्थानों को मान्यता दिया गया था, जिसमें पहला है आपका आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर, और दूसरा है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली। इन दोनों को पहले दिया गया था, ये तीसरा हो गया आपका हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय चिकित्सा विरासत संस्थान। NIIMH की स्थापना जो है 1956 में की गई थी। लेकिन अगर टोटल ओवरऑल बायोमेडिकल और संबंध विज्ञान से संबंधित अगर संस्था को देखा जाए तो WHO के सहयोगी संस्था अभी तक 58 हैं, तो अन्य लोग हैं। लेकिन याद रखिएगा इस चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए यह तीसरा है, जबकि ओवरऑल के लिए 58 अभी तक सहयोगी संस्थान के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है आपके प्रश्न, नवीन समाधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण जल संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से AIMICD के वाटर चैलेंज 4.0 की शुरुआत भारत में किस देश के साथ किया गया? ऑप्शन है इजराइल, जापान, जर्मनी और डेनमार्क। अटल नवाचार जो पहल किया गया उसके तहत जल को फिर से शुद्ध करने के उद्देश्य से यह चैलेंज किया गया है, और इसमें जो लाया गया है वो डेनमार्क के सहयोग से किया गया है। आइए व्याख्या देख लीजिए। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने भारत में नवाचार और धारणीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रयास आरंभ किया है। यह प्रयास भारत स्थित रॉयल डेनिश दूतावास में इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ आरंभ किया है। इसका जो उद्देश्य है नवीन समाधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण जल संबंधी चुनौतियों का समाधान करना। ये जो चैलेंज है वो 2 ट्रैक पर आधारित है। इसमें एक तो छात्रों के लिए लाया गया है, इसमें छात्र अगर चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा है कि जो 35 वर्ष से कम उम्र के युवा उद्यमी हैं वह इस चैलेंज को स्वीकार करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके लिए जो फंडिंग है वो आपको डेनमार्क द्वारा दिया जाएगा। तो ये योजना लाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हेल्प एज इंडिया द्वारा भारत में वृद्धावस्था पर जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में बुजुर्ग जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन है आपके पास लगभग 10%, लगभग 14%, लगभग 17% और लगभग 21%। और जो सही आंसर है आपका लगभग 21%, 20.8 है, जो लगभग 21% हो जा रहा है। आइए व्याख्या देखते हैं। 15 जून को विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हेल्प एज इंडिया द्वारा भारत में वृद्धावस्था देखभाल चुनौतियों के प्रति तैयारी और प्रतिक्रिया की खोज
नामक रिपोर्ट जारी किया गया। हेल्प एज इंडिया जो है भारत में एक धर्मनिरपेक्ष गैर लाभकारी संगठन है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 द्वारा पंजीकृत किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2050 तक बुजुर्ग जनसंख्या जो है, जो भारत में अगर देखा जाए तो 60 और 60 से प्लस जो एज के व्यक्ति होते हैं उन्हें बुजुर्ग की संख्या दी गई है संख्या। तो यह जो संख्या होगा कुल जनसंख्या का 20.8% होगा, जो 2001 में 8.6% थी। तो वृद्धों की संख्या में भी तीव्र वृद्धि देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। बार बार बोलते हैं कि जब भी सत्य असत्य वाला हो तो उसको घेर दीजिए ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो चयन करने में। असत्य कथन का चयन करना है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय के प्रदर्शन एवं गुणवत्ता का आकलन करता है। तो पहले तो ये जानना है कि ये प्रतिवर्ष होता है नहीं। दूसरा है, इस बार सर्वाधिक शामिल विश्वविद्यालय के मामले में भारत 7वें स्थान पर है। आईआईटी इंदौर एकमात्र भारतीय संस्थान है जिसके रैंकिंग में गिरावट आई है। चौथा, भारतीय संस्थानों में आईआईटी दिल्ली का सर्वोच्च स्थान है। और इसके जो आंसर है वो है आपका डी, आईआईटी दिल्ली नहीं बल्कि आईआईटी मुंबई है। आइए व्याख्या देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जो है जारी किया गया। यह प्रतिवर्ष क्वाक्वेरेली साइमंड्स क्यूएस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रैंक वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और गुणवत्ता का आकलन करती है। फर्स्ट स्थान जो इस बार 25 में है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT बनी है और ये लगातार 13वीं बार टॉप की है। सेकंड स्थान है इंपीरियल कॉलेज ऑफ का जो लंदन में है। थर्ड है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अगर ये संस्करण की बात की जाए तो इसमें जो भारत के टोटल 46 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। अगर सर्वाधिक विश्वविद्यालय के आधार पर देखा जाए तो भारत का जो विश्व में 7वां स्थान है और एशिया में 3रा स्थान है। ठीक है, अब है इंडिया के संदर्भ में कि इंडिया फर्स्ट रैंक जो आया है आईआईटी मुंबई, जो भी हमारा क्वेश्चन था आईआईटी मुंबई है। सेकंड स्थान है आपका आईआईटी दिल्ली जो 150वें स्थान पे है और आईआईटी मुंबई 118वें स्थान पर है। जो शामिल किया गया है भारत के 46 विश्वविद्यालय, उसमें एकमात्र विश्वविद्यालय इंदौर है, भारतीय विश्वविद्यालय, जिसकी रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है। जो पिछले वर्ष 454 स्थान पे थी, इस बार 477वें स्थान पर पहुंच गई है। तो इस आधार पर देखा जाए तो इसकी गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को हाल ही में प्रतिष्ठित विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके पास कानपुर, अलीगढ़, श्रीनगर और कोझिकोड। इसमें जो आंसर है आपका श्रीनगर को। आइए व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है उसमें श्रीनगर को शामिल किया गया है। श्रीनगर चौथा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है इंडिया का, जो खास तौर पर देखते हैं कि पारंपरिक शिल्प विशिष्ट के रूप में संरक्षित रहता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा है? तो पश्मीना शॉल है, जयपुर गलत है, पश्मीना शॉल है, हाथ से बुने हुए कालीन है, पेपर मैचे हस्तशिल्प है और काजी सोजिनी। ये 4 यहाँ के मुख्य रूप से शिल्प हैं जो पारंपरिक शिल्प शैली जो विशिष्ट रूप से संरक्षित है। इसके लिए इन्हें क्राफ्ट सिटी के रूप में, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है। अदर जो क्राफ्ट सिटी देखें तो वो उसमें पहला जयपुर है, मामल्लपुरम है, मामल्लपुरम और तीसरा मैसूर, मतलब चौथा जो है श्रीनगर बना है। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, निम्न कथन पर विचार करें। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कनाडा के अल्बर्टा में किया गया। इस बैठक में सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2024 के अंत तक यूक्रेन को लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान करने की सहमति बनी है। पुट में सत्य कथन को पहचान करना। ऑप्शन है आपके पास केवल 1, केवल 2, 1 एवं 2 दोनों, और ना तो 1 ना ही 2। और इसका जो आंसर है वह है आपका बी, केवल 2। इस बार
50वां कनाडा में नहीं बल्कि इटली में किया गया है, 51वां कनाडा में स्थापित है। आइए व्याख्या देख लीजिए। 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो 13 से 15 जून 2024 के बीच आयोजित किया गया, यह इटली के अपुलिया में स्थित फसानो शहर में आयोजित किया गया था। इस प्रकार अगर देखें तो 2024 का जो आयोजन है वह इटली में हुआ है, 2025 जो 51वां होना है वह कनाडा के अल्बर्टा में होना है। तो इस प्रकार कथन हमारा एक जो था वह असत्य हो गया। फोकस इसमें क्या किया गया है इस सम्मेलन में, तो पहला है कि इसमें खाद्य सुरक्षा और पोषण के तहत संरचनात्मक बाधा को दूर करने के लिए अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल लागू की गई है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल निम्न में से किस संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें G7 में अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल को शुभारंभ करने की बात की गई। दूसरा है कि वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए वर्ष 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है। ये वैश्विक अवसंरचना निवेश जो है वह खास पर देखिएगा विकासशील या कमजोर देशों के विकास के लिए यह फंड जमा किया जा रहा है। वर्ष 2024 के अंत तक यूक्रेन को लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त वित्त पोषण देने के लिए सहमति इस पर बनी है G7 संगठन में। तो ये 3 पॉइंट है, इस पर आपको फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिहार सरकार के सहयोग से बिहार के किन 2 जिलों के 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है। ऑप्शन है मधेपुरा और सुपौल, सहरसा एवं खगड़िया, अररिया एवं पूर्णिया और पूर्णिया एवं कटिहार। और इसका जो सही आंसर है अररिया एवं पूर्णिया। आइए व्याख्या देखते हैं। बिहार के 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिहार सरकार के सहयोग से अररिया एवं पूर्णिया जिलों के 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत, इसे CFGP के नाम से भी जाना जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। अररिया के 5 जो गांव हैं ग्राम पंचायत, उसमें चौड़ी, मजलिसपुर, केचौली, कनखुदिया और पकड़ी। पूर्णिया के जो 5 ग्राम पंचायत है खुट्टी, धुनैली, झुनीकला, खुट्टी हसैली, मलहरिया, ठीक है, सॉरी खुट्टी धुनैली एक ही है, अलग अलग ना होकर ये एक ही है। खुट्टी धुनैली, झुनीकला, खुट्टी हसैली, मलहरिया और गंगेर। इसके तहत जो ग्राम पंचायत बाल हितैषी ग्राम पंचायत जो स्थापना किया जाए, उसके तहत जो चिन्हित पंचायत किया गया है उनमें बाल संसद का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है। यह संसद मुख्य रूप से देखा जाए तो जिसमें पंचायत के लिए विकास योजनाएं तैयार करने से पहले बच्चों से भी राय ली जाएगी कि कौन सी योजना लाया जाए ताकि ग्राम का विकास हो सके। इस प्रकार बाल संसद का गठन किया जाएगा। तो ये रहा कुछ प्रश्न, 10 प्रश्न हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और क्रॉनिकल में इसमें आया था। तो आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से लगाएंगे, नहीं तो कम से कम व्याख्या देख लीजिए। अगर यहाँ से प्रश्न पूछे गए तो आप निश्चित तौर पर कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब दीजिए और हमारा जल्द से जल्द प्रयास है कि ऐसे ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन हमेशा डेली 2-3 लाया जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी काम का बर्डन ज़्यादा है थोड़ा, बस इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर हम जल्द ही एक व्यवस्थित रूप से शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन के साथ। तो कल से हमारा फिर से करेंट का वीडियो अवेलेबल होगा। ओके, थैंक यू।